हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जनरली हम लोग जो बात करते हैं, जो कंपनीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उनके बारे में हम लोग वीडियोस बनाते हैं। और बहुत सारे वीडियोस, और जैसे आप कोरा पर प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग के फॉलोअर्स हैं 1500 से ज़्यादा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है अपना। तो वहाँ पर भी इस स्टॉक के बारे में अपनी बातचीत हुई थी। मैंने लोगों को कहा था कि आप इसको बाय करके रखो 3-4 दिन पहले। उसके पीछे का रीज़न हम लोग डिस्कशन करेंगे, रिसर्च क्या है उसके पीछे पीछे का, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये टोलिन टायर्स नाम की कंपनी है, और ये दो सेगमेंट में काम करती है। एक पीसी टायर, पीसीटीआर मतलब कि रीथ्रेडेड टायर्स होते हैं। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज होते हैं, रेलवे अपने सॉरी ट्रक्स हैं, बसेस हैं। ये क्या होता है, बहुत सारे इनके टायर्स जो क्या है 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद इनके टायर घिस जाते हैं नए वाले। फिर ये क्या करते हैं, नए टायर्स उसमें डालने की जगह क्या करते हैं, उसी टायर को निकालते हैं, उसको रीथ्रेड करते हैं। मतलब उसको फिर रीथ्रेड करने के बाद लगाने के बाद और वो 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं। तो उनका कम कॉस्ट में और एक्स्ट्रा उनको माइलेज मिल जाता है टायर्स के ऊपर। तो इसीलिए वो रीथ्रेड कराते हैं। फिर इंडिया में आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज, अपोलो हैं, एमआरएफ है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है, सीएट है, ये सब कंपनीज टायर बनाती है, लेकिन रीथ्रेडेड टायर्स नहीं बनाती हैं। मतलब जो टायर ख़राब हो चुका है उसको वापस से ठीक मतलब रिपेयर नहीं करती हैं। तो ये अकेली कंपनी है, इसीलिए आप देखोगे कि इसके यूनिक कंपनी है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है इस कंपनी का। तो इसीलिए हमको इस कंपनी में यूनिक है, कंपटीशन कम है, हमको ऐसे कंपनीज में पैसा लगाना ज़रूरी है जो थोड़ा सा मोनोपोली टाइप का क्रिएट कर देती हैं अपने अपने आप में। तो कंपनी का सेगमेंट क्या है कि अभी अभी जो 70% है रेवेन्यू वो पीसीटीआर से आते हैं, 30% से टायर बनाती है। टायर किसके बनाती है, तो जनरली वो अपने टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के बनाती हैं। ज़्यादा फोर व्हीलर ज़्यादा उस टायर्स ट्रक वगैरह में वो सब नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है एमआरएफ वगैरह साइड से। तो दैट इज़ द रीज़न। तो ये अच्छी कंपनी होने का एक चांस है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप है 609 करोड़। 609 करोड़ मतलब छोटी कंपनी है, 500-600 करोड़ की। आपका उसका करंट मार्केट प्राइस है, उसका जो करंट प्राइस है वो 154 रुपीज़ की है। और इसका पी देखो कितना कम है, 15.7। और टायर कंपनीज़ में इससे कम पी किसी का नहीं है अभी। मतलब लोअर वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा इसी को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर भी देखोगे तो एमआरएफ को देखो, बालकृष्ण, अपोलो टायर्स, सबको 20-25 का पी है। बस जेके टायर्स वो 19 पे चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, इसीलिए ज़्यादा उसको ये चल रहा है। फिर भी ये कंपनी छोटी कंपनी है, फिर भी इस कंपनी को कम से कम एक 19 से 20, 18 से 20 का तो कम से कम पी मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत कम पी मिल रहा है। तो अब आगे चलते हैं। इसका आरओई देखिए बहुत अच्छा है। अब इसमें कंपनी के चार्ट के ऊपर आते हैं, देखोगे यहाँ पर तो कंपनी का आईपीओ आया था पिछले साल अक्टूबर 24 में। उसके बाद से कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा ही है, क्योंकि सब के सब यहाँ पर ऊपर चढ़े, फिर ये सितंबर के बाद में सब पूरा मार्केट गिरने लग गया, तो ये भी स्टॉक गिर गया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि रिजल्ट ख़राब आए, ये सब कुछ नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आएंगे तो इसका सेल्स ग्रोथ देखो, 2024 में 227 करोड़ बनाई थी, 2025 में इसने 292 करोड़ बनाए, जबकि ये 29% हाइयर है। मतलब 29% ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है। मतलब बहुत कम कंपनीज़ हैं जिसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ आता है। किसी भी टायर कंपनीज़ में जाओ इतना ग्रोथ नहीं था। तो बहुत अच्छा था। एक तो फिर इसका ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छा है। ईबिटा मार्जिन, ये जो ओपीएम मार्जिन लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको सीखने की ज़रूरत है। इसका मतलब यही है कि जैसे आप एक दुकान डालते हो, तो उस दुकान से मान के चलिए आपने 100 रुपये का सामान बेचा, और उस आपने 20 रुपये बचाया, मतलब 20% आपने कमाया। और जो 20% है वही आपका ईबिटा, आपने कितना कमाया बेचने के बाद, तो वही है। फिर आप वो 20 रुपये बचते हो, तो उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देते हो, अपने किसी काम को अपने आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देते हो, फिर दुकान का भाड़ा देते हो, ये सब करते हो, फिर आपको मेन प्रॉफिट बचता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ईबिटा मार्जिन है 56 करोड़ से है। तो आप देखोगे यहाँ पर अदर इनकम आया। ये अदर इनकम होता है कि जैसे बैंक कंपनी के पास कुछ पैसा पड़ा था, वो एफडी में रखी थी कंपनी, तो उससे कुछ उनको इंटरेस्ट आया। तो फिर और कुछ जो स्क्रैप वगैरह पड़ा था कंपनी का, वो बेच दिया, तो उससे कुछ अदर इनकम आया। फिर इंटरेस्ट होता है, कंपनी ने कुछ लोन लिया था उसके ऊपर उनको पे करना पड़ा। ये डिप्रिसिएशन होता है, कंपनी का जो फिक्स एसेट होती हैं जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उसमें कितना ये हुआ, उसका कीमत कितनी कम हुई, उसके ऊपर एक डिप्रिसिएशन आता है। तो वो बहुत कम रहा रहता है ऐसे कंपनीज़ को, टायर वगैरह फैक्ट्री जिनकी होती हैं, वो 3 करोड़ होता है। उसमें से ये अदर इनकम ऐड होता है, जैसे 56 करोड़ है तो उसमें ऐड होगा तो 59 करोड़ होगा। फिर 59 में से इंटरेस्ट तो माइनस होगा, क्योंकि ये तो बैंक को जा रहा है, और जो डिप्रिसिएशन है वो भी आपको माइनस करना पड़ता है। तो आप देखोगे कि 59 में से 9 करोड़ माइनस, अपने ये 59 में से आप ये 9 करोड़ माइनस करें तो 49, मतलब जो आप वहाँ पॉइंट में है ये सब, इसीलिए आपको दिख रहा है कि 50 आने की जगह 49 आ गया। तो 49 करोड़ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ। उस पर आप 22% टैक्स लगाओगे तो 39 करोड़ का लास्ट ईयर उनका प्रॉफिट आया था। तो नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से 39 करोड़ पे आ गया। अब देखोगे तो ये 40% का ग्रोथ है, और 40% बहुत रेयर होता है किसी भी कंपनी में। अब बहुत मतलब एक 30-40 कंपनी छोड़ोगे पूरे मार्केट में, उसके अलावा किसी का इतना रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है।
तो दैट इज़ रीज़न कि बहुत अच्छी कंपनी ये होने का चांस है फ्यूचर में, अगर यही ग्रोथ सेगमेंट रहता है तो। आप जाओगे यहाँ पर बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैलेंस शीट में आप देखोगे हमेशा एक चीज़ देखना, ये जो बोरोइंग्स का है ना, उस पे आप देखना 79 करोड़ का लास्ट ईयर था और वो 17 करोड़ पे आ चुकी है। आप देखोगे 80 मतलब 79 करोड़ मतलब ये 80 करोड़ के आसपास है, उससे कम होकर डायरेक्ट 17 करोड़ पे आई है। मतलब 60-62 करोड़ कंपनी ने लोन रिपे कर दिया है। और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर एक अदर एसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट होता है। आप देखोगे कंपनी के पास 3 करोड़ था लास्ट ईयर, अब वो 56 करोड़ हो चुका है। 56 करोड़ कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ बैंक में, उन्होंने एफडी करके रखा है, समझ लीजिए, मान के चलिए। कोई भी कंपनी पैसे रख के क्या करेगी, क्या सेविंग अकाउंट में, उससे अच्छा तो एफडी करेगा तो ज़्यादा ब्याज आएगा। तो 56 करोड़ का उनको अभी भी रखा हुआ, वहाँ से उनको कुछ इनकम भी आएगा अगले साल, एक 5 करोड़ का तो ब्याज आएगा उनको, तो वो भी एक अदर इनकम होगा उनके लिए। तो उसके साथ साथ कंपनी का आप देखोगे यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग देखो आप, तो इसके बाद में डीआईएस का भी थोड़ा बहुत होल्डिंग बढ़ा है। फिर एफआईआईएस का भी कुछ था, वो कम हो गया। इसमें जो एक दो कंपनीज थे, बाहर की कंपनीज थी, उन्होंने बेच के निकल लिया। तो उसके बाद में आप देखोगे इसमें कंपनीज़ में किसी भी कंपनी को हाँ 30-40% 50% बढ़ती है, उसके पीछे के रीज़न क्या है, अपना 3 ही फोकस करना है। एक है ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना उस कंपनी में। सेकंड है कि उसका वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए, या फिर वो अंडर वैल्यूएशन, कम पैसे मिल रही चाहिए। बहुत कम वैल्यूएशन पे मिली तो हमको उसको हायर वैल्यूएशन पे बेच सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं। और थर्ड होता है कि क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए। क्वालिटी कंपनी में क्या होता है कि प्रोमोटर का होल्डिंग कंपनी होना चाहिए। साथ ही साथ में कंपनी का जो बोलती है कंपनी वो करके दिखाते होनी चाहिए। लास्ट ईयर जैसे इन्होंने बोला कि भाई हमने 30% ग्रोथ बनाएंगे, तो बना के दिखाना चाहिए, तो ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं आप देखोगे, जैसे एजीएस ट्रांजैक्शन हो गया, अब वो ब्लू स्मार्ट वाली कुछ कंपनी थी जेंसोल नाम से, देखिए अब उन कंपनी ने ऐसा कर देती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए क्वालिटी कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हमको ये देखना है कि भी पिछले साल उन्होंने कुछ तो ग्रोथ की होगी, लेकिन आगे क्या फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगी कैसे मालूम चलेगा, तो हमको आना इसमें। और यहाँ पर देखोगे एक नोट्स लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी का क्या बोलना है कि अगले साल क्या करेगी कंपनी। एक तो कैपेक्स के बारे में पढ़िएगा, नो कैपेक्स प्लान फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड एक्विजिशन इज सफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फैक्ट्री में बहुत जगह बाकी है, कितना भी सामने से डिमांड आए तो हमको पैसे खर्च करके अदर दूसरी फैक्ट्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कंपनी के पास में अभी जो 56 करोड़ पड़े हैं, वो 56 करोड़ में से एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई करने को तैयार हैं। तो उसके आगे आप देखोगे एक चीज़, यहाँ पर देखोगे ये एक्सपोर्ट वाले पे देखिए, एक्सपोर्ट राइज फ्रॉम 6.7 to 10%। मतलब कि यहाँ से अभी जो 6.7 मतलब 6.5% का एक्सपोर्ट है, उसको हम बढ़ा के 10% तक लेके जाएंगे बोल रही है कंपनी। और ये कहाँ करेगी एक्सपोर्ट, ये सब दुबई को करेगी। आप देखो यहाँ पर ये खैमई ये सब लिखा हुआ है यूएई नाम से, तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करेंगे। वहाँ पर होता क्या है, आप जितना ज़्यादा वहाँ माल बेचेंगे वहाँ पर आपको कम टैक्स देना पड़ता है। दुबई में टैक्स सही नहीं, मान के चलिए आपने 100 रुपये का माल बेचा, 20 रुपये का माल लिया, तो 20 रुपये आपके जेब में जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, इंडिया में 20 रुपये का माल लिया तो उसमें से 5 रुपये जो गवर्नमेंट ले लेगी आपसे टैक्स के रूप में। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा कंपनी बेचती उतना ज़्यादा कंपनी के लिए फ़ायदा है वहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर एक मार्जिन की बात करते हैं, जो ईबिटा मार्जिन जो मैं बोल रहा था आपको, जिसमें जो कि 100 रुपये माल बेचते हैं 20 रुपये आपको बेचता है, उसी के बारे में। तो कंपनी बोलती है कि 17 से 20% का मार्जिन रहता है, हमेशा हम लोग रखते हैं। और जो कंपनी है दुबई में ये लोग जो बेच रहे हैं जो आरएस, उसमें देखो तो आप 20 से 22% का पैट है, मतलब कि डायरेक्ट प्रॉफिट है उतना। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है बहुत स्टेबल रहेगा। पिछले साल 19% का था, हो सकता है 1-8% बढ़ के 20% पे भी आ जाए। अब आगे की चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, अगले साल कंपनी रेवेन्यू कितना करेगी, मतलब सामान कितना बेचेगी अपना, वो यहाँ पर देखिए कंजर्वेटिव रेवेन्यू गाइडेंस FY26 20 से 25% CAGR FY26 लिखा है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर से पढ़िएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वो क्या बोल रहे हैं कि 20 से 25% हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देख चुके हैं, तो उस पे हम लोग देखेंगे कि अगले साल तो कितना प्रॉफिट कंपनी का बनाएगी, रेवेन्यू कितना निकालेगी। हम एक इससे कैलकुलेशन शीट बनाएंगे, उससे पता चलेगा कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं ये वाली शीट में। तो टोरिन टायर्स है जो करंट पीई कंपनी का जो है, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है 15.4 का ये जो पीई है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पर मार्केट कैप है 609 करोड़ का। उसके बाद में आप देखोगे FY25 में प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, ये देखो अब 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में आप देखोगे रेवेन्यू
जो FY 25 में हुआ था वो 292 करोड़ का था। तो उसके बाद में जो 20-25 करोड़ का ये जो 20-25% का रेवेन्यू इंक्रीज़ होने का बोल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। तो मैनेजमेंट की तरफ से 20-25% इंक्रीज़ होगा, तो मान के चलिए 25% नहीं होगा, हम लोग लोअर साइड लेंगे, 20% भी अगर रेवेन्यू बढ़ता है कंपनी का तो कितना आना चाहिए FY 26 में, मतलब 2026 में कितना रेवेन्यू आने का चांस है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन किया, आप देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर चुका हूँ। ये कितना है 292 करोड़ इंटू 1.20, 351 करोड़ का रेवेन्यू आने का चांस है कंपनी का अगले साल का, सेल्स जिसे बोलते हैं। तो उसमें अगर ईबिटा मार्जिन हम लोग 19% का भी लेके चलें, 20% बोल रही है कंपनी, लेकिन मान के चलते हैं कि 19% का भी ले लेंगे, 19% का लेंगे तो एक्सपेक्टेड ईबिटा है 67 करोड़ का आएगा, और प्रॉफिट जो कंपनी आएगा 51 करोड़ का आने का चांस है अगले साल के लिए। और जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था वो 39 करोड़ का था। मतलब कंपनीज का जो प्रॉफिट इंक्रीज़ होने का चांस है वो है 31% से इंक्रीज़ होने का चांस है अगले साल। आप सोचो, जो कंपनी एक छोटी कंपनी है जो 30-32% से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ सकता है, ये तो बस एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हम लोग सबसे लोअर साइड ले रहे हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ से इस कंपनी का जो करंट मार्केट जो प्राइस है वहाँ से 30% अगले एक साल में होने का चांस है, अगर पी सेम रहा तो। अगर मार्केट बोलता है कि हमको इसको अच्छा पी देंगे 20 का, तो हो सकता है यहाँ से स्टॉक 70 से 80% भी बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट का करंटली जो पी है वो बहुत कम है। आप देखोगे यहाँ पर जो पी है वो बहुत कम है। अगर मार्केट बोलता है कि इसको हम लोग 20 का पी देंगे तो वहाँ से 30 से 35% का ग्रोथ आएगा, और प्रॉफिट में 30-32% का ग्रोथ आने के कारण टोटल 60-70% का इसमें ग्रोथ आने का चांस है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कंपनी जो बोल रही है वो सच में हो रहा है कि नहीं। पिछले 2-3 महीने में हो सकता है कंपनी ने बोल दिया कि भाई हम लोग 350 करोड़ बनाएंगे, सच बात है, हम मान भी लिए, लेकिन हो रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर एक MT बोल के टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने एक 10 जून को एक लेटर निकाला है। 10 जून को यहाँ पर लिखा है इंटीमेशन लेटर्स में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मालूम होगा आपको। यहाँ पर आपको मालूम होने के बाद में पढ़िएगा आप यहाँ पर कंपनी क्या बोल रही है। तो ये यहाँ पर देखो आप, ये दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। द रिकॉर्ड सरपासेस ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड इंक्लूडिंग पीक, जो मार्च 2025 में जो प्रोडक्शन हुआ था उससे भी ज़्यादा कंपनी अप्रैल में इससे भी ज़्यादा 20% इंक्रीज़ हुआ है। आप ये पूरा पढ़ेंगे शीट तो ये तो मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 20% से बढ़ चुका है, और साथ में जो वॉल्यूम है वो 23% से बढ़ चुका है। यहाँ पर एक मंथ ऑन मंथ, मतलब अप्रैल से लेके मई में और मई से लेके जून में, ऐसा मिला के टोटल मई 2025 में ही अलोन उस मंथ में 23% से वॉल्यूम बढ़ चुका है। इसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ना ही मतलब कि सेल्स बढ़ना होता है एक तरह से। साथ में हो सकता है कि रबर अगर टायर के प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़े होंगे तो हो सकता है कि 26-27% की भी ग्रोथ हो, लेकिन मान के चलते हैं कि 23% ग्रोथ आ रही है। हम लोग कंजर्वेटिव ले रहे थे, 20% मान के चल रही थी, कंपनी कर रही है 23%, मतलब कि कंपनी अपना काम बराबर कर रही है। तो हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट जो आएँ वो भी अच्छे आएँ, हो सकता है, चांस है। तो ये इसका अपने को कंफर्मेशन मिला कि ये कंपनी बहुत बोल रही है कि 350 करेंगे, साथ में ये कंपनी करके भी दिखा रही है। तो ये एक रीज़न है कि इस कंपनी को हम लोग ख़रीदना क्यों चाहिए। तो मोटा मोटी मैंने एक डिटेल इसको रिसर्च बताया आपको कैसे करना है, क्या है, कंपनी ने क्या बोला, उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है कि नहीं। आज ही आप देखेंगे डी डेवलपमेंट नाम से एक कंपनी है, उसने आज रिज़ल्ट अनाउंस किया। तो वो भी कंपनी सेम इसी मतलब पाइपिंग वगैरह सेक्टर में काम करती है। वो भी कंपनी सेम इसी तरह से 2-3 महीने पहले बोली थी कि हम लोगों का भी जो रेवेन्यू है फलाना % से बढ़ चुका है, और वो सेम टू सेम आया, इसीलिए आज उसका प्राइस 15% से बढ़ चुका है। उसका 15% से आज उसका स्टॉक बढ़ चुका है। उसका भी ऐसे ही कहना था कि हम लोग इतना रेवेन्यू है, इतना हम लोग बढ़ाएंगे, उनका बोलना था, और सच में उन्होंने करके दिखाया। सिमिलर इसमें भी हो सकता है, इस कंपनी का भी जब रिज़ल्ट आए तो 8-10% स्टॉक चले और अच्छा भी हो। आपके पास अगर स्टॉक है तो इसको रखना है 1-2 साल के हिसाब से, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए, 1 आध साल के हिसाब से, तो हो सकता है आपको स्टॉक डबल भी हो जाए। तो गाइज़ इतना ही इस स्टॉक्स के बारे में है। आप काइंडली कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सके तो कमेंट करिए जिससे लोगों तक रीच बढ़े, और शेयर करिए वीडियो।